पुराने जमानों की बात है। किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम हाजी उस्मान था। हाजी उस्मान एक मालदार शख्स था जिसके पास लहलहाती जमीनें, माल मवेशी, दौलत की रेल वेल थी। वो एक अमन पसंद गाँव में अपने दो बेटों हसन और अली के साथ रहायश पजीर था। हाजी उस्मान की हिकमत और सखी दिली की गूंज पूरे गाँव में सुनाई देती थी। बीमारी और कमजोर जिस्म के बावजूद वो अपने जायदाद को अक्लमंदी से संभालते थे। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की, ये जमीनें अल्लाह का अता करदा रिज़्क़ है, इनकी हिफाजत करना, अल्लाह का हक अदा करना, हमेशा इत्तेहाद की लड़ी में परोए रहना। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह का वक्त था जब वो बगैर किसी तहरीरी वसीयत के इस दारे पानी से कोच कर गए, जिससे लालच और तनाज़ात के दरवाजे खुल गए। हाजी उस्मान की वफात के बाद उनका पड़ोसी नईम, जो अपनी मकारी और माल की हिवस के लिए बदनाम था, उसने मौका गनीमत जाना। उसने दावा किया कि वो हाजी उस्मान का कारोबारी शरीक था, जायदाद में उसका हिस्सा है। इस चालाक पड़ोसी ने मक्कार लबो लहजे में कहा, मेरे दोस्त ने जो कुछ छोड़ा वो मेरी अमानत है, मैं इसे दानाई से संभालूंगा जब तक हसन और अली जिम्मेदारी उठाने के काबिल न हो जाए। लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। उसने जमीनें, खेत और दौलत पर कब्जा कर लिया। हसन और अली को बेआसरा और बगैर रोजी के छोड़ दिया। क्योंकि उनके पास कोई कागजात या उनके बाप की तहरीरी वसीयत नहीं थी, इसीलिए वो अपनी जायदाद भी न ले सके। दोनों छोटी सी उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर थे। वक्त गुजरता रहा। जब दोनों भाई जवान हुए, उन्होंने अपने वर्षे की बाजियाफ्त का अज़्म किया। वक्त गुजरने के साथ साथ पड़ोसी नईम भी बूढ़ा होने के साथ और ज्यादा मक्कार हो गया। उसे अंदाजा हुआ कि भाई अपने हक के लिए उठ खड़े होंगे, इसीलिए उसने फौरन चाल चली। गांव के काजी रशीद के पास पहुंचा, जो अपनी लालच और रिश्वतखोरी के लिए मशहूर था। नईम ने काजी के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी। धीमी मगर मक्कार आवाज में कहा, जनाब काजी, इस मुकदमे में मेरा साथ दें। हाजी उस्मान की जायदाद कानूनी तौर पर मेरी है, लेकिन इसके बेटे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप इसे मेरे हवाले करें और आपको इसमें से वाफर हिस्सा मिलेगा। सोने की चमक ने काजी के ज़मीर को धुंधला दिया। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे हक में बिल्कुल आदलाना फैसला करूंगा। अगले दिन जब हसन और अली अपना हक लेने के लिए उम्मीद से लबरेज अदालत पहुंचे, काजी रशीद ने उन्हें सख्त नजरों से घूरा और फैसला सुनाया। दस्तावेजात और गवाहों के मुताबिक हाजी उस्मान का तरका उसके दोस्त नईम का है, जो उसका कानूनी शरीक था। ये फैसला हसन और अली के लिए बिजली बनकर गिरा। हसन ने गुस्से से कहा, जनाब काजी, ये सरासर जुल्म है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वालिद की जायदाद है, हम इसके जायज वारिस हैं। हमारे पड़ोसी के हमारे बाप के साथ कोई शराकत नहीं थी। मगर काजी ने उनकी एक ना सुनी और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो कागजात लाओ या फिर तहरीरी वसीयत दिखाओ। दोनों भाई सख्ते में आ गए। काजी ने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इन दोनों को अदालत से बाहर निकाल दो। हर चीज से महरूम होकर दोनों भाई दरिया के किनारे बैठ गए, अपने दर्दनाक मुकद्दर पर आंसू बहाते हुए। अली ने रोती आंखों से कहा, अब हम क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएं? हसन ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हम हिम्मत नहीं हारेंगे अली, ये जमीन हमारी है और हम इसे यूं लुटते नहीं देख सकते। दोनों भाइयों ने गांव छोड़ने और जालिम काजी मक्कार पड़ोसी का मुकाबला करने के लिए मदद तलाश करने का फैसला किया और थोड़ा सा खाना, पानी और कपड़े लेकर एक नामालूम सफर पर निकल पड़े। चलते रहे, यहाँ तक कि एक छोटे से गाँव में पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स बाबा करीम से हुई, जिसकी लकड़ी की गाड़ी खराब हो गई थी। उसने उनसे मदद मांगी। हसन और अली ने फौरन उसकी गाड़ी ठीक कर दी। बाबा करीम ने उनकी शराफत देखी। जब मालूम हुआ कि वो परदेसी हैं, उनसे उनका हाल पूछा। भाइयों ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बाबा करीम उनकी हालत पर रंजीदा हुआ और बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हसन ने कहा, हम इस गांव में अजनबी हैं, हमें रहने की जगह चाहिए जब तक हम अपना बंदोबस्त न कर लें। बाबा करीम ने फौरन उन्हें अपने घर बुलाया और कहा, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है। मेरी जोड़ी के इंतकाल के बाद से मैं तन्हा रहता हूँ। हसन और अली उसके घर गए। जब बाबा करीम ने उनकी खूब खातिर की, खाने के दौरान उसने देखा कि हसन परेशान और गमगीन है। उसने कहा, मेरे बेटो, इतना बोझ क्यों उठाते हो? अल्लाह मौजूद है ना? हसन ने जवाब दिया, हमें अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन हमें कोई काम ढूंढना होगा ताकि हम अपनी मुश्किल का हल निकाल सकें। बाबा करीम ने कहा, आज रात आराम करो, सुबह मैं तुम्हें शहर के बाजार का रास्ता बताऊंगा, जहाँ तुम
आसानी से काम पा सकते हो। सुबह होते ही बाबा करीम ने उन्हें शहर का रास्ता दिखाया। दोनों भाई बाजार की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में उनका सामना डाकुओं के एक गिरोह से हुआ जिनका सरदार असद कहलाता था। एक चालाक डाकू था, लेकिन उसके दिल में सख्ती और रहम का अजीब इम्तिजाज था। असद ने कहा, यहाँ उम्रा की कोई गुंजाइश नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो। हसन ने बुलंद आवाज में कहा, हम कोई दौलतमंद नहीं, ना ही हमारे पास कोई कीमती चीज है। असद ने इनकी तलाशी ली, लेकिन उनकी जेब से एक सिक्का भी बरामद न हुआ। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू आ गए और असद से कहने लगे, हम मजलूम हैं, हम अपना हक मांगने निकले हैं। असद को दोनों की हालत पर तरस आने लगा। उसने इनसे इनकी दास्तान सुनी। हसन ने बताया कि किस तरह उनके पड़ोसी नईम ने उनकी जमीनें हथिया ली। काजी रशीद ने रिश्वत लेकर उनके खिलाफ फैसला दिया। असद इनकी कहानी से मुतासिर हुआ और बोला, इस जमाने में इंसाफ सोने से भी नायाब है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार। हसन को असद का रद्द अमल अजीब लगा। उसने सोचा कि एक डाकू इतनी आसानी से कैसे मदद कर सकता है। उसने पूछा, हमारी आंखों में खैर दिखाई देती है, फिर तुम डकैती के रास्ते पर क्यों आए? असद ने अपना राज खोला। जवानी में एक सादा किसान था। मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा सा खेत छोड़ा था, जिससे मेरा और मेरी माँ का गुजर बसर होता था। मगर एक दिन हमारे गांव पर डाकुओं ने हमला किया, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी माँ सदमे से चल बसी। जिंदा रहने के लिए मैंने डकैती शुरू की, लेकिन मैं हमेशा से अमन की जिंदगी की ख्वाहिश रखता था। उसने सर झुकाते हुए कहा, हर डाकू फितरतन शरारती नहीं होता, कभी हालात हमें मजबूर करते हैं। इस दास्तान ने दोनों भाइयों को झंझोड़ दिया। उन्होंने असद को हलाल रिज़्क कमाने की नसीहत दी। असद ने शुक्रिया अदा किया, अपने साथियों के साथ डकैती छोड़ने का अज़म किया। उसने कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। दोनों भाई शहर के बाजार पहुंचे, काम की तलाश शुरू की, मगर दिन के आखिर तक कुछ न मिला। मायूस होकर बैठे तो अली ने एक बड़ी दुकान देखी जो बीज और जई खाद की तिजारत के लिए तैयार। उसने हसन से कहा, भाई क्यों ना इस दुकान पर जाएं, शायद हमें वहाँ काम मिल जाए। हसन ने कहा, ये ख्याल खूब है, ये काम हमारे लिए मौजू है, क्योंकि हमने बचपन से वालिद के साथ खेतों में काम किया। दोनों दुकान पर पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात फारूक से हुई, जो एक नेक दिल और बावकार शख्स था। उसने पूछा, तुम इस शहर से नहीं लगते, क्या बात है? हसन ने बताया कि वो सुबह से काम की तलाश में है। फारूक ने पूछा, तुम्हारी महारत क्या है? हसन ने कहा, हमने अपने वालिद के साथ खेतों में काम किया है और हमें बीजों और खाद की अच्छी समझ है। फारूक ने कहा, मुझे तुम जैसे दो ईमानदार मेहनती लड़कों की जरूरत है। आज काम खत्म हो चुका है, कल सुबह आ जाना। हसन ने कहा, हमारे पास रहने की जगह नहीं, सवाए एक घोड़े के घर के, जहाँ हमने कल रात गुजारी। फारूक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आज मेरी दुकान में रह सकते हो। अगली सुबह हसन और अली ने दुकान को साफ किया और सामान तरतीब दिया। फारूक उनकी मेहनत से बहुत खुश हुआ। दिन के आखिर में उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए रहने की जगह तलाश की, मगर कुछ मिला नहीं। अलबत्ता मेरे घर के बाड़े में एक कमरा है जो मैंने पहले चरवाहे के लिए बनाया था, अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता, तुम वहाँ रह सकते। दोनों भाई खुश हुए, फारूक के साथ उसके घर गए। उन्होंने कमरा साफ किया, वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ फारूक ने देखा कि दोनों भाई ईमानदार और नेक हैं। एक दिन जब दुकान में काम हल्का था, उसने कहा, मैंने तुम में शराफत और इज्जत देखी है, तुम आम मजदूरों जैसे नहीं। अपनी कहानी बताओ, तुम कहाँ से आए? हसन ने अपनी और अली की पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह उनके वालिद हाजी उस्मान की वफात के बाद पड़ोसी नईम ने उनकी जमीनें हथिया ली और काजी रशीद ने रिश्वत लेकर इनके खिलाफ फैसला दिया। फारूक हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? हसन ने कहा, हमारे वालिद हाजी उस्मान थे, जो अपनी नेकी और गरीबों की मदद के लिए मशहूर थे। फारूक अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम हाजी उस्मान के बेटे थे? तुम्हारे वालिद ने अल्लाह के बाद मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया। आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। दोनों भाई हैरान हुए और पूछा, क्या आप हमारे वालिद को जानते थे? फारूक ने बताया, हाँ, मैंने जवानी में तुम्हारे वालिद के खेतों में काम किया। वो मुझे बहुत मानते थे, वो मुझे एक तमहीद लड़का समझते थे। उनके मशवरे पर मैंने मवेशी पालना शुरू किए, दौलत कमाई। जब बुढ़ापे की वजह से वो काम मुश्किल हो गया, उन्होंने मुझे ये दुकान खोलने के लिए सलाह दी। मैंने तुम्हारे पड़ोसी नईम की लालच और मक्कारी भी देखी थी। तुम्हारे वालिद को इससे दूर रहने की नसीहत की थी, मगर वो सब में खैर देखते। उसने कहा, तुम्हारे वालिद ने ये दौलत हलाल तरीके से कमाई थी और हलाल माल कभी जाया नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपना हक वापस ले सको। हसन और अली ने पूछा, क्या आपके पास कोई हल है?
فاروق نے کہا میرے پاس براہ راست کوئی راستہ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد اپنی اہم دستاویزات کہاں رکھتے تھے۔ دونوں بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کہاں؟ فاروق نے بتایا وہ اپنی دستاویزات گھر کے ایک خاص کمرے میں رکھتے تھے۔ حسن اور علی مایوس ہوئے اور بولے لیکن اس گھر پر تو نعیم نے قبضہ کر لیا، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ فاروق نے کہا ان دستاویزات کے بغیر تم اپنا حق واپس نہیں لے سکتے، ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ تینوں سوچ میں ڈوب گئے۔ اچانک علی نے کہا بھائی مجھے ایک خیال آیا، کیا تمہیں اسد یاد ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ حسن کو یہ خیال پسند آیا۔ فاروق نے حیرت سے پوچھا تم ایک ڈاکو پر کیسے بھروسہ کر سکتے؟ حسن نے اسد کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ دل سے نیک ہے، ڈکیتی چھوڑنا چاہتا ہے۔ فاروق نے کہا اگر بات ایسی ہے تو ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی فاروق کے ساتھ اسد کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ پہلے ملے تھے وہ وہاں نہ تھے۔ حسن نے کہا شاید اس نے ہماری نصیحت مان لی اور ڈکیتی چھوڑ دی۔ انہوں نے آس پاس تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ سڑک کنارے بیٹھا ہے، ایک مٹکے میں پانی رکھ کر راہگیروں کو پلاتا ہے اور بدلے میں کچھ پیسے لیتا۔ حسن نے حیرت سے پوچھا یہ کیا تبدیلی ہے؟ حسن نے کہا میں نے سوچا کہ حلال رزق ہی بہتر ہے۔ جب میں نے تم لوگوں کی کہانی سنی تو اس نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ تمہارا سب کچھ چھن جانے کے باوجود تم غلط راستے پر نہیں آئے، اب تک اپنا سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں حلال کماؤں گا، چاہے وہ تھوڑا ہو، حرام کتنا ہی زیادہ ہو تباہی لاتا۔ حسن نے کہا میں جانتا تھا کہ تمہارے دل میں خیر ہے، الحمدللہ کہ تم نے صحیح راستہ چن لیا۔ حسن نے اسد کو اپنی تازہ کہانی سنائی کہ کس طرح وہ فاروق سے ملے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے والد کی دستاویزات اب بھی گھر میں ہیں، لیکن نعیم نے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے اسد سے مدد مانگی۔ اسد نے کہا میں ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ فاروق نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے حسن سے کہا تم شہر کے حاکم کے پاس جاؤ اور قاضی رشید کو کسی منصوبے کے تحت بے نقاب کرو۔ حسن حاکم کے پاس گیا۔ اے حاکم، آپ کے شہر کا قاضی بے ایمان ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے حق میں فیصلے کرتا ہے۔ اس نے ہم دو بھائیوں کی زمین دھوکے سے ہمارے پڑوسی نعیم کو دے دی۔ یہ سن کر حاکم حیران رہ گیا، پھر وہ حسن سے کہنے لگا تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ حسن نے کہا آپ اپنی زمین کا کچھ حصہ مجھے دکھا دیں، میں اس کا مقدمہ لے کر آپ کے ساتھ قاضی کے پاس جاؤں گا، وہ آپ کے سامنے اسے میرے نام کر دے گا، بس آپ اپنا بھیس بدل لیں۔ حاکم نے حسن کی بات مان لی۔ اگلے دن حسن قاضی رشید کے پاس گیا۔ چونکہ حسن اب جوان ہو چکا تھا اسی لیے قاضی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ حسن نے قاضی سے کہا شہر کے وسط میں میری ایک زمین ہے جس پر ایک آدمی اپنا دعویٰ کرتا ہے، آپ کو وہ میرے نام کروانی ہے۔ قاضی نے کہا ایسے کیسے میاں، اس کام کے لیے تمہیں کچھ معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ حسن نے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی قاضی کے سامنے رکھی تو قاضی مسکرانے لگا اور کہنے لگا میں تمہیں ابھی جعلی کاغذات بنا دیتا ہوں۔ قاضی نے اسے جعلی کاغذات بنا دیے، پھر کہا تمہارا مقدمہ کچھ ہی وقت میں سنا جائے گا۔ کچھ دیر بعد حاکم نے اپنا بھیس بدلا، عدالت پہنچ گیا۔ مقدمے کی کاروائی ہوئی۔ حاکم نے کہا یہ زمین اس کی ہے، لیکن حسن نے جعلی کاغذات قاضی کے سامنے رکھے تو قاضی نے مقدمہ اس کے حق میں سنا دیا۔ یہ دیکھ کر حاکم حیران رہ گیا، اس نے جلدی سے اپنا بیس ہٹایا، قاضی ہکا بکا رہ گیا، وہ ہاتھوں ہاتھ پکڑا جا چکا تھا۔ پھر حسن نے کہا کہ اس کا بھائی بھی عدالت میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف علی نے خادم بن کر نعیم کا دھیان اپنی طرف کھینچا، جبکہ اسد نے چھپکے سے گھر سے دستاویزات نکال جو ثابت کرتی تھی کہ نعیم نے غیر قانونی طور پر جائیداد ہتھیا لی تھی۔ اس کے بعد سب مل کر حاکم کے پاس عدالت پہنچے۔ حسن اور علی نے مقدمہ دوبارہ کھولنے کی درخواست کی، قاضی رشید اور نعیم کے خلاف ثبوت پیش کیے۔ طویل سماعت کے بعد حاکم نے قاضی کو عہدے سے ہٹا کر جیل بھیج دیا اور نعیم کی جائیداد ضبط کر کے اسے بھی سزا دی۔ اس نے حکم دیا کہ ساری جائیداد حسن اور علی کو واپس کی جائے۔ دونوں بھائی خوشی سے نکلے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا حق انہیں مل گیا۔ فاروق نے کہا میں جانتا تھا کہ تمہارے والد کا حلال مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ دونوں بھائیوں نے فاروق کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسد کو بھی شکریہ کہا، اسے ایک ٹکڑا زمین دی تاکہ وہ نئی زندگی شروع کر سکے۔ انہوں نے بابا کریم کو بھی نہیں بھولا جس نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس کے لیے نئی گاڑی خریدی۔ حسن اور علی نے اپنی دولت کا کچھ حصہ گاؤں کی بہتری اور خیر کے کاموں میں لگایا۔ ان کی کہانی نسلوں تک انصاف، صبر اور عزمیت کے سبق کے طور پر پھیلی کہ ہمیشہ حق جیتتا ہے، چاہے ظلم کتنا ہی طویل ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔